राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच विवाद का कांग्रेस अस्थायी हल निकालने की कोशिश में है। पार्टी जल्दबाजी में कोई फैसला करने की बजाय प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले इस मामले में सभी पहलुओं पर गंभीरता से गौर कर रही है। इस सिलसिले में कांग्रेस नेताओं की बैठकों और मुलाकातों का दौर जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी से मुलाकात की। राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू हुए गहलोत पायलट विवाद को हल करने में पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ अहम भूमिका में है। सूत्रों का कहना है कि सचिन पायलट, कमलनाथ और संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल की लंबी बातचीत हुई है। पायलट ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनका अनशन पार्टी विरोधी नहीं था, वह जनहित के मुद्दों को उठा रहे हैं। पायलट समर्थक यह दलील दे रहे हैं कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं है। वह यह मुद्दा भी उठा रहे हैं कि पिछले साल कांग्रेस विधायक दल की बैठक में समानांतर जिन नेताओं ने बैठक बुलाई थी उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और केसी वेणुगोपाल को बहुत सावधानी के साथ इस विवाद से निपटने के लिए कहा है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसी पक्ष में है। यही वजह है कि गुरुवार को एक के बाद एक हुई बैठकों के बाद रंधावा को अपना रुख नरम करना पड़ा। पार्टी इस विवाद के बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पहले भी पायलट को एआईसीसी में आने के लिए मनाती रही है, पर वह इसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस रणनीतिकार मानते हैं कि प्रदेश में हर 5 साल में सरकार बदलती रही है। ऐसे में पार्टी को लगता है कि एकजुट होकर मैदान में उतरने से सत्ता विरोधी असर कम हो सकता है। लीजिए, एक और बड़ा ऐलान हो गया जो कांग्रेस के साथ विपक्ष के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। दरअसल शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने कर्नाटक चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक शरद पवार की पार्टी राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से करीब 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि कर्नाटक में चुनाव लड़ने का फैसला एनसीपी ने आम आदमी पार्टी की तरह नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए किया है। इस पर एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कह दिया कि वो वापस नेशनल पार्टी का दर्जा पाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। वहीं शरद पवार ने मुंबई पार्टी ऑफिस में मीटिंग भी रखी है। पवार ने कहा कि उनकी पार्टी आने वाले चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट बहुत जल्द फाइनल करने वाली है। आपको ये जानकारी तो होगी ही, कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के बीच माना जा रहा है। लेकिन एनसीपी की एंट्री के बाद सभी दलों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जबकि राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो शरद का ये फैसला विपक्षी एकता के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। वो इसलिए क्योंकि कर्नाटक में एनसीपी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को सीधा नुकसान होगा, यानी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी होनी तय मानी जा रही है। दरअसल शरद पवार ने गुरुवार शाम को ही राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात की थी। ये बैठक खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर हुई थी। बैठक के बाद राहुल ने कहा था कि हम सब एकजुट हैं, जबकि खड़गे ने कहा था कि देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी एक होकर लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन अब एनसीपी के चुनाव लड़ने की खबर से विपक्ष फिर से कमजोर दिख रहा है। मसलन ये कि जिस विपक्ष को एक करके बीजेपी और पीएम मोदी को हराने का दम भरा जा रहा था, अब उसी दम की हवा निकल गई है। हालांकि शरद पवार ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत होनी चाहिए। हमें विपक्ष को एकजुट करने के लिए सबको साथ लेकर आगे चलना चाहिए। लेकिन ये फैसला कहीं न कहीं विपक्ष को कमजोर करता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सियासत भी अजीब है। अपराधियों के एनकाउंटर में भी मजहब तलाशे जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी धर्म देखकर एनकाउंटर करती है। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि बीजेपी भाईचारे के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। केवल मिट्टी में मिलाने की बात एक सीमा तक है, भेदभाव कर रहे हैं लोग। ये केवल चुनाव को देख रहे हैं, किस तरीके से समाज को बांट दें, किस तरीके से असली मुद्दों से हटा दें। वो कुछ भी कहें, लेकिन कानून अपनी जगह है, कोर्ट अपनी जगह है, संविधान अपनी जगह है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल खड़े किए हैं। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि क्या बीजेपी जुनैद और नासिर की हत्या करने वालों का भी
ऐसे ही एनकाउंटर करेगी? नहीं, क्योंकि बीजेपी मजहब के नाम पर एनकाउंटर करती है। आप कानून को कमजोर करना चाहते हैं, संविधान का एनकाउंटर करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसे जानने के लिए अब आंकड़ों की बात करते हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक 2017 यानी योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक पुलिस एनकाउंटर में 183 अपराधी मारे जा चुके हैं। वहीं इस दौरान 13 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए। मारे गए अपराधियों में करीब 35% मुसलमान हैं। 2021 तक अपराधियों का ये आंकड़ा 135 था। इनमें 51 मुसलमान थे। अब इन सब के बाद कई लोग योगी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि योगी सरकार सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। अब आपका क्या कहना है इस आंकड़े को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें एक व्यक्ति मृत महिला के अंगूठे का निशान कागज पर करवा रहा है। ये पूरा मामला आगरा का है, जहां मृत बुजुर्ग महिला के अंगूठे के निशान से वसीयतनामा तैयार कर मकान और दुकान हड़पने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल कमला देवी की मौत के बाद उनके जेठ के दोनों बेटों ने अंगूठे का निशान लगवाकर वसीयत अपने नाम करवा ली। ऐसा कर इन व्यक्तियों ने न सिर्फ मानवता को शर्मसार किया बल्कि कानून को भी अपने हाथों में ले लिया। चलिए पूरे वीडियो में आपको वसीयत से जुड़ी सभी कानूनों को बताते हैं। आगरा में बुजुर्ग महिला के साथ जो हुआ, ऐसी धोखाधड़ी के मामले में कितनी सजा है। तो आपके मन में सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि वसीयत किसे कहते हैं। चलिए आपको बताते हैं। वसीयत को विल डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। यह ऐसा दस्तावेज है जो परिवार के सदस्यों के बीच प्रॉपर्टी के बंटवारे को क्लियर करता है। वसीयत इतनी पावरफुल होती है कि व्यक्ति के जीवित न रहने पर इसमें लिखी गई हर बात सुप्रीम कोर्ट भी मान्य करती है। अब दूसरा सवाल आपके मन में ये होगा कि वसीयत कैसे लिखी जाती है। वैसे तो वसीयत का कोई तय फॉर्मेट नहीं होता है। यह वकील की मदद से या बिना वकील के भी लिखी जा सकती है। अब सवाल यहाँ गंभीर यह भी है कि वसीयत लिखने का प्रोसेस क्या है। आगे की मदद के लिए वकील की मदद लेनी पड़ेगी। A4 साइज पेपर पर वसीयत को हाथ से या फिर टाइप कर लिख सकते हैं। जो व्यक्ति वसीयत बना रहा है उसके और 2 गवाहों के सिग्नेचर होंगे। वकील के सामने ही गवाहों को सिग्नेचर करना होगा। भविष्य में जरूरत पड़ने पर इन गवाहों को अदालत में गवाही के लिए बुलाया भी जा सकता है। अब एक सवाल यह भी है कि आखिर वसीयत कब लागू होती है। तो चलिए आपको बता देते हैं। व्यक्ति की मृत्यु से पहले की गई वसीयत ही उसकी फाइनल वसीयत मानी जाती है। वसीयत उसकी मृत्यु के बाद लागू मानी जाती है। अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि क्या वसीयत का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं। भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 18E 1908 के मुताबिक वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। कानूनन यह सलाह जरूर दी जाती है कि वसीयत से जुड़े सभी संदेहों को दूर करने के लिए रजिस्टर करा लेना चाहिए। इसके साथ ही अगर वसीयत खो जाती है या किसी तरह से खराब हो जाती है तो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से वसीयत की वेरीफाइड कॉपी हासिल करना आसान होता है। अब एक सवाल यह भी है कि वसीयत किस उम्र में लिखनी चाहिए। तो चलिए आपको बता देते हैं। कानूनी रूप से जो भी व्यक्ति 21 वर्ष का हो चुका है वह अपनी वसीयत कभी भी बना सकता है। उस व्यक्ति का मानसिक तौर से स्वस्थ होना जरूरी है। इसके अलावा उस पर रेप, धोखाधड़ी, करप्शन जैसे कोई आरोप न लगे हो। अब आपके मन में एक सवाल यह भी होगा, क्या कोई व्यक्ति एक से ज्यादा वसीयत बना सकता है। तो जवाब है हाँ, यानी बिल्कुल कोई भी एक से ज्यादा वसीयत बना सकता है। इसके लिए शर्त यह है कि आपको पिछली सभी वसीयतों को रद्द कराना होगा। अलग अलग समय में अगर किसी व्यक्ति ने 3 वसीयत बनाई हो तो उसमें जो सबसे हालिया होगी कानून उसे ही मानेगा। अब एक सवाल यह भी है कि क्या वसीयत को कोई चुनौती दे सकता है। तो इसका जवाब भी आप जान लीजिए। वसीयत बनाने वाले की इच्छा नहीं थी, उससे किसी ने जबरन बनवाया हो, ऐसी स्थिति में उसे चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा वसीयतकर्ता वसीयत बनाने की पूरी योग्यता न रखता हो, जैसे उसकी उम्र कम हो या मानसिक तौर पर कमजोर हो, ऐसी स्थिति में भी वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा वसीयतनामे पर सिग्नेचर करते समय वसीयतकर्ता को ये पता न हो कि वो कहाँ साइन कर रहा है या अंगूठा लगा रहा है। इसके अलावा कोर्ट में भी साबित करना होगा कि वसीयत धोखे से और जालसाजी से तैयार की गई है। ऐसी स्थिति में भी वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट में साबित कर दें कि वसीयत मर्जी से नहीं बल्कि किसी से प्रभावित होकर बनाई गई है। परिवार का कोई सदस्य कोर्ट में चुनौती देकर ये दावा कर दे कि वसीयत में उसे उसका हक नहीं मिला है, ऐसी परिस्थिति में भी वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि फर्जी वसीयत बनवाने पर सजा का
क्या प्रावधान है, तो आपको बता देते हैं। ऐसे मामलों में 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माने की रकम अलग अलग कोर्ट से अलग अलग केस के आधार पर तय की जाती है। आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर पूर्वजों की प्रॉपर्टी पर क्या वसीयत बनाई जा सकती है, तो इसका भी जवाब जान लीजिए। अगर पूर्वज की संपत्ति है तो उसकी वसीयत नहीं लिखी जा सकती है, क्योंकि कानूनन नियम यह है कि जो भी प्रॉपर्टी आपने खुद बनाई है, यानी वो आपकी स्व अर्जित संपत्ति है, तो उस पर ही वसीयत बनाई जा सकती है। एक आखिरी सवाल आपके मन में यह जरूर होगा कि वसीयत न होने की कंडीशन में क्या होता है, तो आपको बता देते हैं। अगर किसी के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है और वो अपने जीवन काल में वसीयत नहीं बना पाता है, तो उसके गुजर जाने के बाद संपत्ति को कानूनी वारिसों के बीच बराबर बांट दिया जाता है।